हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। तो पहले इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15, ठीक है, 14 और 15 दोनों समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा से जीवन व्यतीत करने का अधिकार के तहत किसी महिला के मूल अधिकार को और किसी वृत्ति या व्यवसाय का या कोई उपजीविका व्यापार कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्ति, सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न में क्या होता है, मतलब हमारे जो अधिकार है ना 14, 15, 21 के अधीन जो संविधान में दिए गए हैं उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, तो उसे लैंगिक उत्पीड़न कहा गया है। ठीक है, आगे क्या है, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने के संबंधी अभिसमय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और लिखित द्वारा सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 23 जून 1993 को समर्थन किया गया है। ठीक है, ये हिस्ट्री बता रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता के अनुसार है, जो हमारे मानवाधिकार है, उसको भी भारत सरकार ने स्वीकार किया है। ठीक है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना जरूरी था। इसलिए भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हुआ। ठीक है, तो यह जो अधिनियम है वह कब पारित हुआ, 22 अप्रैल 2013। ठीक है, पारित हुआ, लागू हुआ 9 दिसंबर 2013 को। कहाँ, संपूर्ण भारत में। ठीक है, कहाँ पारित कब हुआ, 22 अप्रैल 2013 और 9 दिसंबर 2013 से यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुल 30 धाराएं हैं, तो कुछ हम इम्पोर्टेंट धारा को यहाँ देखेंगे। ठीक, पहला है प्रारंभिक अध्याय 1 है, जिसमें धारा 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका नाम होगा, संक्षिप्त नाम होगा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। ठीक है, विस्तार संपूर्ण भारत में होगा और उस तारीख से प्रवृत्त हो जब केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना नियत करे। ठीक है, तो 9 दिसंबर 2013 से। इसकी परिभाषाएं, अब देखिए कुछ कुछ परिभाषाएं दी है, जिसमें व्यथित महिला कौन होगी। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इस अधिनियम में व्यथित महिला कौन होगी, जिसमें किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो चाहे नियोजित है या नहीं है, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के लिए करने का अधिकथन करती है। मतलब अगर वो किसी कार्यस्थल पर कार्य कर रही है या नहीं भी कर रही है, तो किसी प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के कार्य करने का आरोप लगाती है, उसे व्यथित महिला कहेंगे। या किसी निवास स्थान गृह के संबंध में है, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है, या फिर घर में जो काम करते हैं ना, जैसे होम नर्स हो गई। ठीक है, जो प्राइवेट नर्स रखते हैं, केयर टेकर रखते हैं, उनके साथ अगर होता है। ठीक है, ऐसे, या फिर जो घर में काम करती हैं महिलाएं, उनके ऊपर। ठीक है, जो दूसरों के घर में कार्य करती हैं वो महिलाएं। ठीक, फिर समुचित सरकार से ऐसा क्या है, ऐसा कार्यस्थल के संबंध में जो केंद्रीय सरकार या संघ राज्य प्रशासन स्थापित करे, उसके स्वामित्व नियंत्रणाधीन। तो ये सरकार, तो आप समझते हैं सरकार क्या होता है। ठीक है, इसे उतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष कौन होगा, इसमें अधिनियम के धारा 7 में निर्दिष्ट स्थानीय जो हम एक देखेंगे आगे, स्थानीय परिवाद समिति। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल का अध्यक्ष, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट हम उसे देखते हैं। घरेलू हिंसा से अभिप्रेत ऐसी महिला से है जो गृहस्थी पारिश्रमिक के रूप में गृहस्थी कार्य करने के लिए गई है। ठीक है, या तो सीधे या अभिकरण के माध्यम से स्थायी या अस्थायी अंशकालिक पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। ठीक, तो
घरेलू हिंसा से मतलब घरेलू कार्य करती है वो महिला शामिल है। कर्मचारी ऐसे व्यक्ति जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य को करने के लिए सीधे अभिकर्ता के माध्यम से या कोई इसके अंतर्गत कोई ठेकेदार, प्रधान नियोजक की जानकारी के बिना या नियमित अस्थायी तौर पे, मतलब कर्मचारी समझ लीजिए जो किसी कंपनी में कार्य कर रहा है, ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। नियोजक जो उस संस्थान का क्या होगा, मालिक होगा, है ना, मैनेजर होगा समझ लो, या उस संस्थान का मालिक होगा। समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थान, उद्यम, कार्यालय, यूनिट के विभाग का आदेश, ठीक है, उसी को बताया जा रहा है, ठीक है, इन सब का क्या होगा, मालिक होगा, वही नियोजक कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक समिति, आंतरिक समिति कौन गठित करेगा, तो नियोजक, जैसा आगे हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध महिला ने धारा 9 के अधीन कोई शिकायत किया है, मतलब ये पीड़िता है और इसने इसके ऊपर लैंगिक अत्याचार किया है, ठीक है, तो वो प्रत्यर्थी हो गया। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य शामिल है, तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ये 5 कार्य शामिल है। शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना। तीसरा, लैंगिक उत्युक्त टिप्पणी करना, कोई टिप्पणी करना, ठीक है, शारीरिक मतलब शरीर को छूना या लैंगिक संबंध बनाने के लिए अनुरोध करना। अश्लील कुछ चित्र, मुद्रा बनाना या दिखाना, ठीक है, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, तो इन सभी को लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्यस्थल, कार्यस्थल क्या होगा, ऐसा स्थल जो संगठन जहां महिला और प्रत्यर्थी दोनों कार्यरत हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन, कोई सरकारी उद्यम, सब इसमें शामिल है, ठीक है, खेलकूद, अस्पताल, स्कूल, सब इसमें शामिल है, कॉलेज, ठीक। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ठीक है। अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य आचरण के संबंध में होती है, विद्यमान है या उससे असंबद्ध है, तो लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेगी, ठीक। उसके नियोजन में क्या क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ऊपर देखा लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अध्याय 2 में है धारा 4, आंतरिक परिवाद समिति का गठन, ठीक है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कहाँ करेंगे, ऐसी संस्थान जहां 10 से ज़्यादा लोग कार्य करते हों, ठीक है, जहां 10 से अधिक ज़्यादा लोग कार्य करते हों, वहाँ क्या होगा, आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा, किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, जिस कार्यस्थल में का जो नियोजक है ना, वही लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति, जिसे इंटरनल कंप्लेन काउंसिल कहते हैं, का गठन करेगा। परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंड उपखंड स्तर पर अवस्थित है, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालय में गठित की जाएगी, ठीक है। अगर उसके अलग अलग ब्रांच है तो हर जगह वहां पे गठित की जाएगी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। जहां 10 लोग से ज़्यादा कार्य कर रहे हो वहां कौन गठित करेगा, नियोजक गठित करेगा। इस आंतरिक समिति में आंतरिक परिवाद समिति, ICC बोलेंगे इसे, इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल में 4 सदस्य होंगे, जिसमें आधे से अधिक महिला होनी चाहिए, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी महिला होनी चाहिए, ठीक, एक अध्यक्ष 3 सदस्य होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष होगी जो महिला होनी चाहिए, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा, ठीक है। उस महिला को क्या कहा जाएगा, पीठासीन अधिकारी। एक सदस्य होगा जो NGO का होगा, ठीक, NGO का सदस्य होगा। अब इस जो NGO का सदस्य जो बाहर से जुड़ा होगा ना, उसको जो इस संबंध में भत्ते जो प्राप्त दिए जाएंगे वह नियोजक के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है, नियोजक के द्वारा दिए जाएंगे। और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो जिन्हें विधि और अन्य जो कानून है उनका जानकारी होगा, ठीक है, ठीक। तो समिति में कितने 1+3 होंगे, एक अध्यक्ष होगी जो महिला होगी, जो जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा, एक सदस्य NGO के होंगे जिसके भत्ता नियोजक द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। 2 अन्य सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, जिन्हें विधि और अन्य कानूनी जानकार समाज का जानकारी होगा, ठीक है, वो होंगे, ठीक।
आंतरिक, यहाँ पे लिखा है आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए गए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात वही लिखा है एक पीठासीन अधिकारी के जो कर्मचारी से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी परंतु निर्दिष्ट, ठीक है, वही बताया है। 2 ऐसे सदस्य होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रसिद्ध हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। दूसरा, एक सदस्य गैर, वही NGO से होंगे, ठीक है, वही बताया गया है। और इसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी, मतलब 4 सदस्य या आधे सदस्य महिलाएं होंगी, महिला ही होंगी। आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी प्रत्येक सदस्य को नाम निर्देश तारीख से 3 वर्ष की अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे, मतलब इसका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, 3 साल तक रहेगा ये, ठीक। वही है जो मैंने जो शॉर्ट में लिखा था वही बताया इसमें। अगर अब देखिए आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य जो ICC के कोई अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अपराध जांच लंबित है, किन्हीं अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए प्रतिकूल होगा, वहां यथास्थिति ऐसे अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा, ठीक है, समिति से हटा दिया जाएगा। और इस प्रकार सृजित रिक्त या अन्य किसी आकस्मिक रिक्ति को इस प्रकार भरा जाएगा जो धारा के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित हो। मतलब अगर उन लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा, अपने कार्य का, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या जो भी है, ये जो बताया गया है उन्हें, ठीक है, हटा दिया जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं, एक नोट है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, विशाखा दिशा निर्देश। अब ये कब 1997 में लाया गया था, 1997 से या 2013 तक चला है, ठीक है। तो ये क्या था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी पहली बार कोई विशाखा नाम की संस्था थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, ठीक है। ये संस्था कहाँ की थी, राजस्थान की थी। तो ये था, मामला क्या था, ये भंवरी देवी केस के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ राजस्थान में बाल विवाह हो रहा था, तो इस भंवरी देवी ने उस बाल विवाह को रोका, तो उन्हें बाल विवाह को रोकने के कारण इनका गैंग रेप कर दिया गया, ठीक है। तो इस मामले में सुनवाई हुई, परंतु जो आरोपी थे वो बच निकले, ठीक है, बेगुनाह साबित हो गए सबूतों के अभाव में, ठीक है। तो उसके बाद ही जो विशाखा दिशा निर्देश जो संस्था है ना, विशाखा दिशा संस्था है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया, जहाँ पे इस प्रकार के नियम बनाने, जो कार्यस्थल पर नियम बनाने का मांग करने लगे कि ऐसा जो भंवरी देवी केस वाला जो हुआ है वो कार्यस्थल पर ही हुआ है, उनके साथ जो यौन शोषण हुआ वो कार्यस्थल पर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार का नियम बनाने का प्रावधान किए गए। तो उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर जो हमने ऊपर देखे ना, यौन शोषण किस चीज़ तरीके से किया जा सकता है, मौखिक हो सकता है ना, अभद्र टिप्पणी करना, ये सब, तो उसमें दिशा निर्देश दिए गए कि इन जो कार्य होगा उसको यौन उत्पीड़न कहा जाएगा, ठीक है। तो ये दिशा निर्देश किससे संबंधित है पूछेंगे तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी है, ठीक है। अब देखते हैं धारा 5, जिला अधिकारी की अधिसूचना, ठीक है। जिलाधिकारी की अधिसूचना मतलब राज्य सरकार जिलाधिकारी की अधिसूचना जारी करेगा, प्रत्येक जिला में एक अधिकारी नियुक्त करेगा इस संबंध में, ठीक है। धारा 6, स्थानीय परिषद परिवाद समिति का गठन। अब ये क्या है, LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी, जहां 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हो, जहां 10 से अधिक हो तो वहां ICC था ना, इंटरनल काउंसिल कमेटी, ये नियोजक गठित किया था, और जहां 10 से कम कर्मचारी हो वहां LCC मतलब लोकल काउंसिल कमेटी, कंप्लेंट कमेटी का गठन होगा, ठीक है। संपूर्ण जिले हेतु जिला के लिए किया जाएगा। इसमें भी वही सेम रहेंगे जो उधर हमने देखा था, एक अध्यक्ष सॉरी, ठीक है, वही होगी, 1+3, एक अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे, एक NGO के होंगे, एक विधिक पृष्ठभूमि से, एक नगर निगम तहसील में कार्यरत कोई महिला सामाजिक कार्यकर्ता होगी, ठीक है, मतलब आधी सदस्य महिला होंगी। और जो NGO को यहाँ जो भुगतान जो वहाँ नियोजक कर रहा था भत्ते का, यहाँ पे कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है, क्योंकि ये समिति का गठन कौन कर रही है,
ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, स्थानीय परिवाद समिति का गठन नियोजक नहीं करेगा। ठीक, केंद्र सरकार के अनुरोध पे राज्य सरकार कर सकती है या केंद्र सरकार राज्य सरकार करती है। ठीक है, स्थानीय परिवाद समिति का गठन। ठीक, जहां 10 से कम कर्मचारी हो। ठीक है, ऐसा मतलब है, प्रक्रिया है कि जिलाधिकारी के पास मतलब कलेक्टर के पास अगर मामला पहुंचता है तो ऐसे इस समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसके अनुदान कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, याद रखिएगा। अब धारा 9 में लैंगिक उत्पीड़न पर परिवाद, मतलब अगर लैंगिक उत्पीड़न होता है तो शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? ठीक है, शिकायतकर्ता। ठीक, याद रखिएगा 9 में कौन है? शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता कौन होंगी? कोई व्यथित महिला, पहला जिसके कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत हुआ है, घटना की तारीख से 3 माह के भीतर करेगी वो शिकायत। ठीक है, कोई व्यथित महिला स्वयं कर सकती है, या दूसरा मतलब किसे करेगी? आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को कर सकेगी लिखित में। ठीक है, पहला महिला करेगी, व्यथित महिला जिसके ऊपर हुआ है, घटना की तारीख से 3 माह के भीतर। दूसरा, यदि महिला लिखने में असमर्थ है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है और किसी ऐसे स्थल पर कार्य कर रही है, तो वह आंतरिक पीठासीन अधिकारी या उसके सदस्य या किसी की सहायता से कर सकती है। ठीक है, या फिर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अगर कोई किसी महिला, उस महिला का कोई वारिस है ना, वो शिकायत करने में सक्षम नहीं है, तो उसके बिहाफ पे उसका कोई वारिस शिकायत कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, 3 माह की अवधि को आईसीसी उपयुक्त कारण होने पर बढ़ा सकती है। 3 माह और बढ़ा सकती है, मतलब अगर 3 माह की अवधि के भीतर अगर वो कंप्लेंट किसी कारणवश नहीं कर पाई तो उसे 3 माह की अवधि और प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर वो संतुष्ट हो जाती है कि उपयुक्त कारण था। ठीक है, तो परिवाद कौन, शिकायत कौन कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। 3 माह के भीतर करेंगे। ठीक, महिला कर सकती है, या किसको करेगी? आंतरिक आईसीसी या एलसीसी को लिखित में करेगी, लिखने में असक्षम हो तो उन लोग सहायता करेंगे, या फिर उसका वारिस कर सकता है। ठीक है, अब देखिए धारा 10 में सुलह या समझौता के बारे में बताया गया है। ये क्या है? आईसीसी या एलसीसी जांच आरंभ करने से पूर्व केवल व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह का माध्यम अपना सकती है। ठीक है, केवल महिला बोलेगी ना तभी सुलह करेंगे, परंतु कोई धनी समझौता नहीं होगा, पैसा देके कोई सुलह नहीं होगा। ठीक है, अगर सामने पक्षकार बोलेगा ना पैसा रख ले मामला खत्म कर, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, और समझौता हो जाने के पश्चात, अभिलिखित करने के पश्चात क्या होगा? समझौता हो जाएगा तो अभिलिखित मतलब रिटर्न में करने के पश्चात एक प्रति नियोजक को भेजा जाएगा, एक प्रत्यर्थी को, और एक जो पीड़िता है ना उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कौन करेंगे? आईसीसी या एलसीसी करेंगे। ठीक है, प्रदान। फिर शिकायत की जाती है, ये सुलह समझौता समझ आया। ठीक है, शिकायत की जांच। ठीक है, शिकायत की जांच मतलब अगर कोई कर्मचारी कहीं कार्यरत है, वहाँ के सेवा शर्तों के अनुसार, या फिर एलसीसी द्वारा आईपीसी का जो 1860 का 45 है धारा, तो 509 के अनुसार अधीन मामला रजिस्टर होने के 7 दिन के भीतर पुलिस को शिकायत भेजेगी। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं? अगर कई कर्मचारी किसी कंपनी में कार्यरत है, अगर ठीक है, तो वहाँ के सेवा शर्तों के अनुसार ठीक है शिकायत की जांच की जाएगी, या फिर अगर कोई कंपनी में कार्यरत नहीं है तो 1860 जो आईपीसी की धारा है उसके 509 के तहत मामला रजिस्टर किया जाएगा और पुलिस को 7 दिन के भीतर मतलब कार्यवाही करने की को भेजेगी। ठीक है, फिर देखते हैं इसी का 11 का 2 है कि यदि आईपीसी की धारा के तहत 509 के तहत दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय धारा 15 के तहत पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी द्वारा मुआवजा देने का आदेश कर सकता है। ठीक है, अगर दोष सिद्ध हो गया तो प्रत्यर्थी द्वारा महिला को मुआवजा प्रदान करने का आदेश देगा। कौन देगा? न्यायालय देगा। ठीक, आईसीसी और एलसीसी जांच समिति की शक्तियां सत्र न्यायालय सिविल कोर्ट के समान होंगी। ठीक है, ये जो जांच समिति है ना उसकी शक्तियां किसके समान होंगी? सत्र न्यायालय सिविल कोर्ट के समान होंगी, ये ध्यान में रखिएगा, सिविल कोर्ट के समान होंगी। ठीक है, आईसीसी एलसीसी अपनी जांच 90 दिन के भीतर पूरी करेगी, जो भी कमेटी गठित होगी वह अपनी जांच 90 दिन के भीतर पूरी कर लेगी। ठीक, अगर धारा 12 देखिए, अगर जांच लंबित हो गया तो क्या कार्यवाही की जाएगी? ठीक है, अगर जांच लंबित हुआ तो महिला की लिखित शिकायत पर
आईसीसी या एलसीसी क्या उपबंध करेगी, व्यथित महिला या प्रत्यर्थी को किसी अन्य स्थान पर हस्तांतरण कर देगी जहां वो कार्य कर रही है। अगर वो चाहती है कि इसका ट्रांसफर हो जाए या अपना खुद का ट्रांसफर हो जाए तो वो हो जाएगा। ठीक है, व्यथित महिला को 3 माह का अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, वेतन सहित होगा। ठीक है, वेतन सहित। ठीक, फिर है अन्य राहत जो विहित की जाए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो महिला अन्य राहत चाहे वो दिया जाएगा। ठीक, तो ये राहत ये याद रखिएगा, जांच लंबित होने की दशा में कार्यवाही, तो ये राहत मिलेगा महिला को। ठीक है, फिर धारा 13 में जांच रिपोर्ट, आईसीसी और एलसीसी अपने रिपोर्ट की प्रति नियोजक या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिलाधिकारी जो एलसीसी करती है ना, और आईसीसी कौन किसका, नियोजक का, नियोजक आईसीसी का गठन करेगा और जिलाधिकारी किसका, एलसीसी का। ठीक है, तो वो उसको उपलब्ध कराएगी, वह एक प्रति संबंधित पक्षकार को देगी। ठीक है, ये कब देगी, जांच रिपोर्ट उसका पूरा हो जाएगा तो 10 दिन के भीतर ही प्रदान करेगी। यदि अपराध साबित नहीं होता है, ठीक, यदि अपराध कोई साबित नहीं होता है तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, और यदि अपराध साबित होता है तो आईसीसी के जांच पर नियोजक और एलसीसी के जांच पर जिलाधिकारी 60 दिन के भीतर कार्यवाही करेगा व पीड़ित महिला को मुआवजा दिलाने का आदेश देगा। ठीक है, अगर अपराध साबित हो गया तो आईसीसी के जांच रिपोर्ट पर कौन, नियोजक, और एलसीसी के जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी, ध्यान में रखिएगा। ठीक, 60 दिन के भीतर कार्यवाही करेगा और पीड़ित महिला को मुआवजा देने का आदेश देंगे। ठीक है, फिर धारा 14 में देखिए, मिथ्या कथन हेतु दंड। यदि महिला झूठ बोल के किसी को फंसाती है, ऐसा होता भी है ना, महिला झूठ बोलकर किसी पर आरोप लगाती है, कोई झूठी गवाही देता है तो उसे भी दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 16, जांच कार्यवाहियों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे इस मामले में कोई जांच चल रही है तो आप सूचना के अधिकार के तहत कोई मांग नहीं कर सकते कि हमें जांच की रिपोर्ट चाहिए या कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये जांच को गोपनीय रखा जाएगा। ठीक, अपील, यदि उन जो कार्यवाही हो चुकी है उससे संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन के भीतर न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेंगे। ठीक है, दंड, यदि नियोजक के ऊपर यह सिद्ध हो जाता है, अपनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या नियोजक को जो आदेश दिया गया है न्यायालय द्वारा उसका उल्लंघन करता है तो 50,000 रुपए के दंड का भागी होगा वो। ठीक है, अब धारा 27 में देखिए, अपराधों का संज्ञान किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा। अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा न्यायालय में कैसे पहुंचेगा, व्यथित महिला आईसीसी या एलसीसी की शिकायत पर लेगा। ठीक है, व्यथित महिला के, ठीक है, संज्ञान कैसे लेगा, व्यथित महिला के उस पे कंप्लेन पे। ठीक है, दूसरा या फिर आईसीसी या एलसीसी के शिकायत पर। ठीक है, और इसका विचारण कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका निवारण कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसमें जो अपराध होगा ना वो असंज्ञेय होगा, मतलब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराध असंज्ञेय होगा। ठीक है, और लास्ट इसमें देखते हैं नियम बनाने की शक्ति। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इसमें नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इस अधिनियम के तहत जो भी नियम बनेगा वह केंद्र सरकार के अधीन, उपबंधों के अधीन बनेगा। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि या इस अधिनियम के तहत विचार कौन से मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, और कौन से कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है, तो सिविल कोर्ट की हमने देखा। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं अपील, कितने दिनों के भीतर, तो वो सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।